नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज 15 अध्यादेश पेश करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश भी पेश होगा सदन में। दिवंगत नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। उत्तराखंड और सीधी हादसे के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद सदन के पटल पर गृह मंत्री विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा 15 अध्यादेश पेश करेंगे। बीते दिनों विशेष कैबिनेट की बैठक से इन अध्यादेशों को पारित किया गया था, जिन्हें अब सदन पर रखकर कानून की शक्ल दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने बैठक की। बजट सत्र में सरकार को घेरने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में न जनहित के मुद्दों का भाव था, न ही महिलाओं पर अत्याचार की बात थी। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा। वहीं महंगाई, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर युवक कांग्रेस 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। दूसरी ओर बजट सत्र पर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई। सीएम निवास पर हुई बैठक में सत्ता पक्ष के विधायकों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 22,000 ग्राम पंचायतों में खेल के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कितनी जगह कहाँ इसकी एलोकेशन हुई और कहाँ कितना। मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश की आम जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है। हमारा नौजवान बेरोजगार, हमारा किसान परेशान, हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ में अत्याचार, बलात्कार, तो ये सब मुद्दे हैं और यही मुद्दे विधानसभा में उठेंगे। विधानसभा सत्र में क्योंकि नए विधायक भी चुन गए हैं, तो उनकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, आपस में कोऑर्डिनेशन ही प्रॉपर्ली, और जो चीजें मुद्दों को उठाना है, ये सब चीजें इन पर गतिविधियों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई है। आज ये भी तय हुआ कि 22,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाए। विधायकों की मांग काफी थी। ये भी तय हुआ कि विधायक कब पुनः प्रारंभ किया जाए। वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर विधानसभा में सभी लोग उपस्थित रहे। माननीय सीएम साहब का आदेश है, हुक्म है। जनहित संबंधी विषयों को उठाना, जनहित संबंधी बातों को रखना। बजट जो आज अभिभाषण हुआ माननीय राज्यपाल महोदय का, उन सब विषयों पे विधायकों को, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा है कि सभी को मटेरियल देना। और इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ में न्यूज रूम भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, विस्तार से जानकारी दीजिएगा इन दोनों खबरों पर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र का आज दूसरा बेहद अहम दिन है। हालांकि जो पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसको लेकर कांग्रेस ने काफ़ी सवाल खड़े किए। कमलनाथ ने ये कहा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उसके बाद कमलनाथ ने कहा, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, कि राज्यपाल ने इतने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में है या देश की लोकसभा में है। तो इस तरीके से तकरार लगातार जारी है। पहले दिन ही तेवर कांग्रेस ने दिखा दिए हैं। कांग्रेस ने पहले दिन सत्र की शुरुआत साइकिल चलाकर विधायकों के पहुंचने से शुरू की है और कांग्रेस ने विरोध किया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 100 रुपए से ज्यादा तेल की कीमत पहुंच चुकी है, उसको लेकर नाराजगी जताई है, विरोध दर्ज कराया है और ये उम्मीद की है, ये मांग भी की है कि उनके प्रदर्शन से, शायद उनकी खिलाफत करने से मध्य प्रदेश की सरकार कुछ समझेगी और जो वैट टैक्सेस हैं वो कम करेगी। तो ये पहला दिन ये साफ कर दिया कांग्रेस ने कि अगले जो बजट सत्र है, जो 20-22 दिन जो बजट सत्र चलने वाला है, उसमें बीजेपी सरकार को काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आज हालांकि दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत जो होगी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, वो जो जितने भी निधन हुए हैं उसके उल्लेख के साथ होगी। सभी जो बड़े दिग्गज नेता हिंदुस्तान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, इस बीच में जिनकी मौत हुई है उसको उनकी चर्चा होगी। मोतीलाल वोरा पूर्व मुख्यमंत्री, उनके निधन का भी उल्लेख होगा। रामविलास पासवान के निधन का भी उल्लेख होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो हादसे की वजह से जो मौतें
हुई हैं उनको भी श्रद्धांजलि आज विधानसभा में दी जाएगी। इसके साथ साथ आज कुछ अध्यादेश भी पेश किए जाने हैं। तकरीबन 10 से 12 अध्यादेश पेश किए जाने हैं विधानसभा के बजट सत्र में, जिसमें सबसे अहम अध्यादेश जो है धार्मिक स्वतंत्र विधेयक है, जिसको लव जिहाद बिल के नाम से मध्य प्रदेश और देश भर के लोग जानते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून जो है जमीन पर उतर चुका है, लेकिन औपचारिक एक बाध्यता थी कि 6 महीने के भीतर जब भी सत्र शुरू होगा उस बीच में सरकार को पटल पर रखना है। तो माना जा रहा है कि आज जो है धार्मिक स्वतंत्र विधेयक अधिनियम 2020 आज पेश किया जाना है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। साथ ही साथ तमाम कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के सवालों का जवाब आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री देंगे प्रश्नोत्तर के जरिए। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट आपको देंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। धान खरीदी और कर्ज लेने के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। बीजेपी धान खरीदी का मुद्दा उठाएगी। धान खरीदी में अनियमितता का मुद्दा बीजेपी उठाएगी। बृजमोहन अग्रवाल कैंपा मद से केंद्र से मिली राशि का हिसाब मांगेंगे। सीएम भूपेश बघेल 2020-21 में तृतीय अनुपूरक अनुमान दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि यहां दी जाएगी। साथ ही तृतीय अनुपूरक अनुमान रखने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इधर मुख्यमंत्री निवास में चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक देर रात खत्म हुई। बैठक में विपक्षी विधायकों पर जवाबी हमला करने की रणनीति के अलावा संसदीय कार्य मंत्री ने विधायकों को टिप्स दिए। मंत्री ने विधायकों से कहा कि विधानसभा की नियमावली जरूर पढ़ें। इसके साथ ही विधायकों को सरकार की उपलब्धियां गिनाने के निर्देश दिए। विधायकों को अनिवार्य रूप से सत्र में हाजिर रहने और बीजेपी नेताओं को 15 साल के कामकाज के लिए घेरने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर न्यूज रूम से स्टार जैन जुड़ गए हैं। स्टार, विधानसभा सत्र शुरू है और दूसरा दिन आज कितना असर देखा जा सकता है धान खरीदी के मुद्दे का, इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें? देखिए, विधानसभा का आज दूसरा दिन है और जिस प्रकार से प्रमुख मुद्दा जो किसान और किसान से भी बात करें तो धान खरीदी रहेगी, जहां राज्य सरकार दावा कर रही है कि तमाम बाधाओं के बाद भी उन्होंने लक्ष्य से ज़्यादा धान खरीदी की है और रिकॉर्ड धान खरीदी की है। ये कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि है, जबकि बीजेपी यानी विपक्ष इस बात पर फोकस कर रहा है कि इसमें किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं उन्हें जो पेमेंट है वो समय पर नहीं मिल पाता, तमाम चीज़ों को लेकर। तो कुल मिलाकर ये कि दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार रहने की संभावना है और मुख्य रूप से धान खरीदी को लेकर ही दिन भर चर्चा का दौर रहेगा। जिस प्रकार से सरकार अपनी पक्ष रख रही है, विपक्ष अपने पक्ष रख रहे हैं, तो दिन भर गहमागहमी इसी के बीच होगी। इसके अलावा बता दें आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो सिवनी जिले में जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम है, उसमें जाकर शिरकत करेंगे और उसके बाद देर शाम वापस वहां सिवनी से ही सीधा रायपुर लौट आएंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस इंटक की एक बैठक राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय वहां पर रखी गई है और इसमें इंटक के जो अध्यक्ष हैं जी संजीवा रेड्डी वो भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इसमें शामिल रहेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर रहेगी और राजीव भवन में रखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नियामक आयोग के द्वारा भी आज एक जन सुनवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए जो बिजली की टैरिफ तय किया जाना है उसके लिए दावा आपत्ति मंगवाई गई थी और उसके बाद 23 और 24 दो अलग अलग दिन जन सुनवाई होगी, जिसकी शुरुआत आज से होगी। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिस पर लगातार अपडेट हम अपनी जनता तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की जिन पर दिन भर अपडेट आपको देते रहेंगे। बहरहाल अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से सिवनी के दिघौरी जाने वाले हैं। गुरु रत्नेश्वर धाम में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। विधानसभा स्थित हेलीपैड से दोपहर 2 बजे रवाना होंगे और दोपहर 3:15 बजे सिवनी जिले के ग्राम दिघौरी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम को 4:25 पर रवाना होंगे और 5:40 पर रायपुर लौट आएंगे। आज छत्तीसगढ़ इंटक वर्किंग कमेटी की बैठक है। राजीव भवन में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ इंटक वर्किंग कमेटी की आज बेहद अहम बैठक है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोमवार को मुंबई में आरपीआई सुप्रीमो रामदास अठावले से मुलाकात की। इस दौरान अठावले ने अमित जोगी को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अमित जोगी ने कहा, जेसीसीजे भारत के सबसे नवोदित मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है। संघर्ष से सत्ता पाने के लिए दूसरों के अनुभव से सीखेंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य सभी समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय और सद्भाव से छत्तीसगढ़ की उपेक्षित जनता को ताकत मिलेगी। अमित जोगी ने रामदास अठावले को जल्द ही छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक हम कोरोना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इससे बचने के लिए मास्क पहनना, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोते रहना, यही हम कोरोना को रोकने के लिए कर सकते हैं और काफी हद तक सफल भी हुए हैं और आगे भी इसका पालन करते हुए इसकी रोकथाम कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 274 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। कल 201 मरीज डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2998 है। अब तक 3806 मरीजों की मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते हुई है और 3,11,159 संक्रमण के मामले आ चुके हैं। अब तक 3,04,355 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इधर महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने मध्य प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र से सटे प्रदेश के जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि महाशिवरात्रि पर महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार किया जाना चाहिए। मेलों के संबंध में सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक तत्काल करें और जिलों में कोरोना की परिस्थिति देखते हुए जरूरी सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें। निर्देश के मुताबिक जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क अनिवार्यता करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इंदौर और भोपाल से राज्य के अन्य भागों में होने वाले आवागमन पर सतर्कता के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है। धार के टांडा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। देर शाम टांडा थाना पुलिस को सूचना मिली कि जांदा भूतिया क्षेत्र के कुछ बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए सक्रिय हैं। तत्काल थाना प्रभारी विजय वास्केल और पुलिस दल ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी हमले में पुलिस की फायरिंग में 55,000 का इनामी बदमाश राकेश नानकिया घायल हो गया। वहीं अन्य बदमाश कलम सिंह भी घायल हो गया, जिन्हें गिरफ्तार कर टांडा सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें धार रेफर कर दिया गया है। दोनों कुख्यात बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और कई दिनों से वो फरार चल रहे थे। कुछ दिनों पहले अपहरण मामले में पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों में भी ये दोनों शामिल थे। टांडा घाट पे थाना प्रभारी टांडा और उनको टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। वहाँ पुलिस गई और बदमाशों ने फायरिंग की, आमना सामना हुआ। उसमें एक बदमाश को गोली लगी है और एक घायल है। 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसमें एक जो बदमाश है जिसका नाम नानकिया है, वो 55,000 का इनामी है और दूसरा कलम जो करीब 45,000 का इनामी है। उन्हें अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका टांडा अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। राजधानी रायपुर के गोगांव इलाके में शराब तस्करी का फरार मुख्य आरोपी जितेंद्र पाल सिंह को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जितेंद्र पाल सिंह रायपुर से पंजाब भागने वाला था। उससे पहले आबकारी विभाग की टीम ने उसे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र पाल सिंह हरियाणा और पंजाब से ट्रक में सामान के साथ साथ शराब की पेटी भरकर छत्तीसगढ़ लाता था, लेकिन कार्रवाई के बाद नागपुर में छुपा हुआ था। रायपुर आकर वापस पंजाब भागने की तैयारी में था। उससे पहले ही विभाग की टीम ने उसे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को छापामार कार्रवाई की थी।
छापे में 77 पेटी गुड़गांव स्थित मनोज गोयनका के गोदाम से पकड़ाई थी। इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मनोज गोयनका के गोदाम को जितेंद्र पाल सिंह पिछले 3 सालों से किराए पर लिए हुए था। कार्रवाई के बाद से मुख्य आरोपी जितेंद्र पाल सिंह लगातार फरार चल रहा था। मुख्यमंत्री समेत दूसरे वीआईपी की सुरक्षा को ठेंगा दिखाकर रायपुर के पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर में फोटोशूट कराने वाले नवविवाहित जोड़े पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बड़ा दिल दिखाते हुए पुलिस, विमानन और इंटेलिजेंस अफसरों की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि फोटोशूट कराने वाला जोड़ा मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हाँ, भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए इस मामले की पूरी जांच होगी। आपको बता दें कि रायपुर की पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां आम आदमी के आने जाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल निजी हेलीकॉप्टर की तरह फोटोशूट के लिए किया गया। फोटो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी स्टेट हैंगर में खड़े हेलीकॉप्टर के अंदर और बाहर शूट हुई है। बताया जा रहा है कि फोटोशूट में नजर आ रहा युवक जशपुर का रहने वाला है और बीजेपी के कद्दावर नेता का रिश्तेदार है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद ड्राइवर योगेश्वर साई को सस्पेंड किया गया। वहीं विमानन विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में भले ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल निगम चुनाव के लिए पार्षदों के तय आरक्षण ने अधिकांश वार्डों के चुनावी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में शहर के सभी 85 वार्डों में इस बार पार्षद पद के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। कांग्रेस में पार्षद पद के लिए 300 से ज्यादा दावेदार हैं। अब ऐसे में जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ही लेंगे। उधर बीजेपी में भी संगठन स्तर पर दावेदारों को लेकर विचार मंथन शुरू हो गया है। बता दें, दोनों दलों में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन रही है। संगठन से निर्देश मिलने के बाद उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाएगा। कि हमारे वार्डों में ज़्यादा नाम आ रहे हैं, ज़्यादा लोग लड़ना चाहते हैं और व्यक्ति तभी लड़ना चाहता है जब वो वहाँ से जीत सके। उन्हें लगता है कि कांग्रेस की यहाँ से विजयी होगी, जीतेगी, तभी वहाँ से ज़्यादा लोग हमारे पास अपना आवेदन भी लेके आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि इस बार कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा जीतेंगे। और नगर निगम चुनाव होते हुए हम सबकी पूर्णतः तैयारी है। रही बात प्रत्याशी की, तो जाहिर तौर पर प्रत्याशियों की सूची तो लंबी है, लेकिन पार्टी के अंदर विचार करके जो कार्यकर्ता हमारा चुनाव जीतने की स्थिति में होगा, अच्छा कार्यकर्ता होगा, वो चुनाव लड़ेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के एक अहम प्रावधान को स्पष्ट किया है। हाईकोर्ट ने किसी स्कूल के पड़ोस की व्याख्या करते हुए कहा कि स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे को ही पड़ोस माना जाएगा। इस परिधि में रहने वाले छात्र छात्राओं को ही स्कूलों की आरक्षित सीटों पर दाखिले दिए जा सकते हैं। हाईकोर्ट में ये याचिका मुल्ताई में रहने वाले एक शख्स की ओर से दायर की गई थी, जो अपनी बच्ची का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय बैतूल में पहली कक्षा में करवाना चाहते थे। केंद्रीय विद्यालय के दाखिला नहीं देने पर बच्ची के पेरेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि वो अपनी बच्ची के साथ बैतूल के पड़ोस में मुल्ताई में ही रहते हैं, जबकि बच्ची अपने चाचा के घर में बैतूल में ही रहती है, जो स्कूल के पड़ोस में है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि अगर बच्ची का निवास स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे में होने का प्रमाण दिया जाए, तभी उसे केंद्रीय विद्यालय बैतूल में दाखिला दिया जा सकता है। सीपत एनटीपीसी के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जांच तेज हो गई है। एनजीटी के निर्देश के बाद 23 सदस्यीय टीम ने मामले से संबंधित शिकायतों के आधार पर ग्राउंड रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। एनजीटी ने 8 मार्च तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संसदीय सचिव रश्मि सिंह के साथ कई लोगों ने एनटीपीसी सीपत के स्थापना के साथ एनजीटी के गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत हाईकोर्ट से की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामला एनजीटी को ट्रांसफर किया था। एनजीटी में मामले की सुनवाई के दौरान एनटीपीसी ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब प्रस्तुत किया, जिस पर एनजीटी ने सत्यापन के लिए जांच टीम गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल नागपुर के वैज्ञानिकों के साथ बिलासपुर कलेक्टर की संयुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। कलेक्टर की संयुक्त टीम ने निर्धारित बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। इसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण को लेकर किए जा रहे कार्यों और खामियों की विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है।
लगातार हम ये कह रहे हैं कि जिन शर्तों पर अनुमति मिली है उन शर्तों का भी पालन नहीं हो रहा है। पर्यावरण और वन के संबंध में जो होना चाहिए वो एनटीपीसी कर नहीं रही है। एनजीटी ने ऑर्डर किया कि एक बड़ी टीम के साथ कलेक्टर अपना सर्वे करा के खुद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जो रिपोर्ट सीपीसीपी के द्वारा हमें प्रदाय की गई थी उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए छोटी कमेटीज का गठन किया गया, उनके द्वारा स्थल जांच किए गए और स्थल जांच करने के बाद में जो फैक्चुअल स्थिति है वो एनजीटी के सामने सबमिट कर दी जाएगी। खामियां है कि नहीं है वो एनजीटी देखेगा। हमारे से सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई गई है, बिंदुवार फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी जाएगी। ग्वालियर पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। दरअसल शनिवार को साइंस कॉलेज के सेप्टिक टैंक में एक महिला की लाश मिली थी। महिला की हत्या कर उसकी लाश को टैंक में फेंकने वाला उसका प्रेमी ही निकला। आरोपी का नाम रवि पारधी है, जिसने महिला की गला दबाकर हत्या की, फिर शव को जलाकर टैंक में फेंक दिया। हत्या के अगले दिन आरोपी मृतक की मां को लेकर ग्वालियर थाने पहुंचा और गुमशुदगी दर्ज कराई। आरोपी 13 दिन से पुलिस के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका को ढूंढने का नाटक करता रहा, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक महिला का विवाद के चलते पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद रवि पारधी से उसका प्रेम संबंध था। आरोपी रवि ने हत्या की वजह बताते हुए कहा कि वो फोन पर किसी और से बात करती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है और ये 9 तारीख को इसमें एक बात और थी, 9 तारीख को मृतिका की मां थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी गुम इंसान का, तो उनके साथ ये आरोपी भी गया था। साथ ही बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमर गोट श्रवण के साथ।